वर्ष पूर्व देवरिया की उर्वर माटी से निकले युवा ने निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता का जो सपना देखा था, आज सपना संतुलन न्यूज के रूप में अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। तो ये आयोजन केवल एक जश्न नहीं है, बल्कि विचारों का मंथन है, जहाँ पे समाज के लिए अमृत निकलेगा। ये बहुत बड़ा आयोजन है और क्या अभी मेरी बात आप सभी को पहुंचा रही है? जी। और हमारे साथ हमारे आदरणीय यशस्वी कुलगुरु जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और अब इस कार्यक्रम को बिना विलंब किए हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत भाषण। तो स्वागत भाषण के लिए मैं आदरणीय सांसद देवरिया सांसद शशांक मणिवी जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और अब कार्यक्रम को अविलंब हम शुरू करते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है देवरिया के हमारे उस युवा साथी ने, जिसने महज अपनी कलम और दृढ़ संकल्प के दम पर संतुलन न्यूज की नींव रखी। और आज 2 साल बाद हम सभी उस मंच पर उपस्थित हैं और ये मंच उसी मेहनत का प्रतिबिंब है। अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत गति देने और आप सभी का औपचारिक स्वागत करने के लिए संतुलन न्यूज के संस्थापक और हम सबके युवा साथी आदर्श तिवारी को आमंत्रित करता हूं। अब मंच आदर्श तिवारी के हवाले। बहुत धन्यवाद प्रियांशु। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे आदरणीय सांसद जी और आदरणीय हमारे कुलगुरु जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी जितने प्रबुद्ध श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं आदर्श बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमने 2 वर्ष पहले संकल्प लिया था, उस संकल्प जो हमने सोचा था कि एक जब तमाम शोरगुल भरी पत्रकारिता होगी तो तथ्य और सत्य का संतुलन बैठाने के लिए जो हमारा साझा प्रयास था, आज हम सभी दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा चुके, दूसरे वर्ष पूर्ण करके हम तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ऐसे समय में आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध वक्ताओं का, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि ऐसे प्रबुद्ध वक्ताओं का मुझे पाथेय और मार्गदर्शन आज मिलने जा रहा है, जो कि आने वाले वर्षों में जिस मार्गदर्शन जो मिलेगा, जो प्राप्त होगा, जो अमृत निकलेगा आज के इस विमर्श में और जो हम लोग प्राप्त करेंगे, उसे हम लोग आने वाले वर्षों में गढ़ेंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। चूंकि आप सभी का समय बहुत ही अमूल्य है, मैं बिना किसी देरी के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार पुनः मैं आप सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं जो है कृतार्थ स्वयं को समझ रहा हूं और बहुत आभारी हूं। तो प्रियांशु, आप शुरू कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया आदर्श। और हमारे साथ देवरिया सांसद भी जुड़ चुके हैं और अमेरिका से आप जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि बिना समय को ज़ाया किए हुए हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। ये इस लाइनों को चरितार्थ किया है हमारे देवरिया सांसद ने। और कहते हैं ना, पत्रकारिता और राजनीति दोनों ही समाज के रथ के 2 पहिए हैं और जब दोनों में संतुलन होता है तब एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।
आज के इस कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं। आप ऐसे जननायक हैं जो न केवल देवरिया की आवाज हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। आप श्री शशांक मणि जी हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के कॉल्विन तालुकदार कॉलेज से हुई, जहां आप खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जहांगीराबाद गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए। इसके बाद आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली से बीटेक की डिग्री प्राप्त की, जहां आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बोर्ड के उप महासचिव भी रहे। आपकी उच्च शिक्षा की कड़ी में आपने IMD लॉजन से MBA भी किया। शिक्षा के उपरांत आपने वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आपका वास्तविक झुकाव राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उद्यमिता की ओर रहा। आप जागृति यात्रा के संस्थापक हैं, जो देश के युवाओं को उद्यमशीलता के प्रति प्रेरित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी उद्यमिता रेल यात्राओं में से एक है। इसके साथ ही आप देवरिया में जागृति एंटरप्राइजेज सेंटर पूर्वांचल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देना है। एक लेखक के रूप में आपने भारत की संस्कृति, सभ्यता और विकास की संभावनाओं पर गहन चिंतन किया है। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, इंडिया अ जर्नी थ्रू द हीलिंग सिविलाइजेशन और भारत एक स्वर्णिम यात्रा। आप वर्तमान में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में देवरिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा आप संसद में स्थायी वाणिज्य समिति, परामर्शदात्री समिति एवं स्थायी रक्षा समिति के सदस्य हैं। अभी आप अमेरिका संसदीय मैत्री समूह के दौरे पर हैं और मैं बड़े ही सम्मान के साथ देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि जी के अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। और हमारा आज का जो विषय है वो भी बेहद खास है। आप जैसे जो लोग हैं जो लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उनके लिए एक विषय है भारत बोध एवं आधुनिक युवा, जिसमें आज का युवा कैसे अपने मूल को जाने, कैसे अपनी जड़ों को पहचाने। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस सभा का मार्गदर्शित करें। आप सभी का, और आपने मुझे इस कड़ी में जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी, आदर्श जी, आप लोग पत्रकारिता में एक अलग पहचान बना रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं इंडो US पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो लगभग 11 लोगों का एक कमेटी है, उसका सदस्य हूँ। और उसी के दौर पे मैं कल वॉशिंगटन DC में 2 दिन के लिए था, आज न्यूयॉर्क में हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं सैन फ्रांसिस्को में रहूंगा। यहाँ से आपको संबोधित करने में मुझे और भी उल्लास हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देवरिया का नाम और भारत का नाम हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी ले जा रहे हैं। यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि हम ये 2 बड़े एक तरह से गणतंत्र हैं, लेकिन कई कारणवश पिछले 2-3 साल से हम लोग के बीच में जो एक बहुत मैत्री का भाव था, उसमें उतना बढ़त नहीं हो पा रही है जितना हम लोग चाहते हैं। इसलिए मेरा कल पीट स्टीवन से मिलना, जो रिपब्लिकन काफी बड़े कांग्रेसमैन हैं, कल अपने दूतावास हमारे जो दूत हैं विनय जी, उनके साथ भोजन परसों किया। कल मैंने वर्ल्ड बैंक और IMF में अपना उद्बोधन दिया, जिसमें अमृत प्रयास के बारे में बात की। तो उसी के संदर्भ में आपके विषय से मैं अपना बात रखना चाहता हूँ कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनको उनका एक बड़ा लक्ष्य रखें। एक जमाना होता था जब युवा इनकलाब जिंदाबाद और हम जिसे कहते हैं विरोधाभास की व्यवस्था से आगे बढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग को सृजनात्मक व्यवस्था से आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये मेरा प्रथम बिंदु रहेगा। दूसरा बिंदु, उस सृजनात्मक व्यवस्था को कहाँ हम लोग लागू कर सकते हैं, तो उसका मेरा मतलब है कि एक जिले में लागू कर सकते हैं, हमारा जिला जो देवरिया है। और तीसरा, इसका अमृत प्रयास से क्या संबंध है, जो कि जिसके बारे में कल मैंने वर्ल्ड बैंक में भी बात रखी कि हम लोग एक जिले को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो 800 जिले हैं और करीब 550 संसदीय लोकसभा हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा एक विजन है बरगद क्रांति, उसको कैसे ले जाएंगे। तो ये 3 विषय। तो पहला तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि एक जमाना था कि हम लोग कुछ लेफ्ट लीनिंग, मतलब कम्युनिस्ट थिंकिंग से प्रभावित थे। जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष का ही एक नारा दिया जाता था, सत्ता में आने के लिए कुछ हद तक चीन से प्रभावित होकर माओइस्ट लोग अपना एक वायलेंस का भी नारा देते थे, लेकिन वो सब चला गया। अब ये सबको सिद्ध हो गया है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म रह गई है। उसी के साथ साथ अगर आप कैपिटलिज्म की तरह देखें, जो कि मैं जिस शहर में बैठा हूँ वहाँ कैपिटलिज्म का प्रतिबिंब है, वहां भी बहुत शंकाएं लोगों के बीच में आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमारे युवा किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे उनकी कोई भी सोच हो, उसको उद्यमिता से आगे बढ़ाएंगे,
तो न तो वो बड़ा कैपिटलिज्म है कि बहुत बड़े पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है, न तो वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, वो उसके बीच का रास्ता है जिसको मैं ह्यूमनिज्म कहता हूँ। और ह्यूमनिज्म में अंततोगत्वा जो व्यक्ति विशेष है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें यदि युवा चिंता करना शुरू करेंगे और आंदोलनकर्ता न बन के सृजनकर्ता बने, क्योंकि आने वाले विकसित भारत के लिए करीब 2 साल 3 साल हो गए हैं जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है, लेकिन लगभग अब 20 साल आगे बाकी हैं। तो जो आज की तारीख में युवा है उसका मुख्य धारा में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी युवा शक्ति से ही भारत का संबल होगा। और भारत अभी भी एक युवा प्रधान देश है। दक्षिण में कुछ हद तक हमारी जो समस्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर बुढ़ापा छा रहा है, लेकिन उत्तर में जहां पर हम लोग हैं, देवरिया में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में, गुजरात, असम में, इस तरफ अगर आप आते हैं तो हरियाणा और पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी भी हमारे युवा जो वर्ग है वो बहुसंख्यक है। अगर आप देखेंगे करीब 40% आबादी हमारी युवा आबादी है, और उसमें मैं महिलाओं को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है सृजनात्मक कार्यक्रम करने के लिए। और खासकर जब युवा महिलाएं रहती हैं, यूथ लीडर्स रहते हैं, उनके ऊपर एक सृजनात्मक शक्ति और भी होती है। तो यही मेरा पहला संदेश है कि आज के युवा को एक क्षेत्र को पकड़ना पड़ेगा और उसमें अपने सृजन से आगे बढ़ना पड़ेगा। और सृजन जब कोई करता है तो उसके जीवन में अर्थ आता है, भौतिक अर्थ तो आता ही है। उसके जीवन में मान लीजिए पैसा आता है, अगर वो कोई उद्यम खड़ा करे या कोई संस्था खड़ा करे या किसी संस्था में जुड़े ताकि वो सृजनात्मक रूप से आगे काम करे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग को अंग्रेजों ने नौकर बना दिया था, और उसके बाद नौकरशाही का भी जो बहुत बड़ा एक लुभावना है कि हम लोग सिर्फ ब्यूरोक्रेट बने। नो डाउट हम लोग को ब्यूरोक्रेट बनना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज्यादा लोग मैं देखता हूँ IIT दिल्ली के पास एक जगह है जिया सराय, वहीं बैठ के 7-7, 8-8, 900 साल तैयारी करते हैं। इसी में घोर निंदा करता हूँ। अगर आपको तैयारी करनी है 1-2 साल करिए, लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आप सृजनात्मक काम कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे चल के अपने देश को आगे बढ़ाएं उद्यम से। उद्यम का मतलब ये होता है कि आप विरोधाभास की अवस्था से आप सकारात्मक सोच में चलते हैं, और इसमें बहुत आपके जीवन में अर्थ आएगा, क्योंकि आप और लोगों के साथ चलेंगे, आप सृजनात्मक काम करेंगे, आपके मन में ये उत्सुकता रहेगी कि मतलब कैसे कल को अच्छा बनाया जाए आज की बनस्पत। तो ये तो मेरा पहला विषय है कि जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का इनकलाब जिंदाबाद को छोड़ के और कैपिटलिज्म का बड़े पूंजीवाद को छोड़ के हम लोग मानवतावादी व्यवस्था में हम लोग आए, जिसमें कि हमारे युवा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न ये है कि इसका कैसे उपचार हम लोग देवरिया और देवरिया के आसपास के 10 जिलों में करें। और उसके लिए मैंने हर समय बोला है कि यह क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है। 1857 का युद्ध यहीं से उठा। 2 नवयुवकों ने, एक मंगल पांडे और पूर्वांचल में जन्मी लक्ष्मीबाई, इन दोनों लोगों ने 1857 में बहुत बड़ा युद्ध किया, और उसी कारण शायद हम लोग को गुलामी का, और जिसे कहते हैं जब अंग्रेज क्षुब्ध हो गए तो उन्होंने हम लोग के ऊपर और ठोस दिया। यहाँ पर नौकरशाही, यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था थी वो कभी भी समाज को आगे ले जाने की नहीं थी, समाज को दबाने की थी। तो 1857 से 1947 तक 90 साल तक अपने क्षेत्र को प्रताड़ित किया गया। और क्योंकि वहां की युवा शक्ति से डरे हुए थे, वही युवा शक्ति जिसने आगे चल के पैना गांव में विद्रोह किया, जिसने बलिया में स्वतंत्रता प्राप्त करी, जिसने चौरी चौरा में किया, हमारे देवरिया के ही सोना सुनार और रामचंद्र विद्यार्थी ने बगावत करी। तो इस प्रकार का जो एक युवा नेतृत्व हमारे क्षेत्र में है, उसी को हम लोग अब पिरोएं राष्ट्र निर्माण के लिए। हमें किसी को भगाना नहीं है, अब तो गरीबी को भगाना है, अब तो बेरोजगारी को भगाना है, अब तो ऐसी चीजों को भगाना है। तो इसलिए हम लोग कैसे मिलजुल के अपने युवाओं को प्रोत्साहित करें कि अपने ही क्षेत्र में, मान लीजिए आप लोग देवरिया के हैं, देवरिया में ही कुछ काम करिए। अगर आप बलिया के हैं तो बलिया में ही कुछ काम करिए। एक क्षेत्र को अपनाइए, क्षेत्र संकल्प लीजिए, क्षेत्र संन्यास लीजिए। कुछ हद तक मैंने भी यही किया कि मैं कहीं भी जा सकता था देश दुनिया में, लेकिन मैंने ये माना कि अपने ही क्षेत्र में आके, चाहे बुरा हो खरा हो, ठीक, मुझे टिकट मिल गया, मैं सांसद बन गया, लेकिन उसके पहले मैंने तो त्याग पत्र दे दिया था 15 अगस्त 2022 को, अमृतकाल के जिस दिन ऐलान किया गया था। और मैंने बोला था अपने ही क्षेत्र में अगले 25 साल तक मैं काम करूंगा, जब तक मुझ में कोई शक्ति रहेगी। तो इसलिए मैंने आके अपने ही गांव में अपना निवास निश्चित किया। मेरे भी परिवार के कई ऐसे लोग थे, वो उसका अब बोल रहे थे आप देवरिया में क्यों नहीं रहते हैं, गोरखपुर में क्यों नहीं रहते हैं। मजेदार बात यह है कि मैं भी योगी जी के साथ बैठा हुआ था करीब 1 हफ्ते पहले कुशीनगर वाली सभा में, तो मैंने उनको बताया कि मैं ही एक सांसद हूँ जो अपने ही गाँव में, अपने ही क्षेत्र में रह रहा है। तो वो भी हंसने लगे इसके बारे में, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो अपने क्षेत्र में रहना, अंगत का काम जमा के अपने क्षेत्र में काम करना, उससे लोगों के बीच में विश्वास जागता है। तो मैं सभी युवाओं को बोलूंगा, ये क्षेत्र चयनित करिए, उसमें रहिए,
उसमें प्रतिबद्धता दिखाई। ये नहीं कि कुछ हुआ भाग के चले गए बाहर, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप किस प्रकार का काम कर सकते हैं। और 2-3 प्रकार के काम कर सकते हैं आप, जैसे कि जागृति है, उसमें ऐसी समाज सेवी संस्थाएं बना खड़े कर सकते हैं, आप उद्यम खड़ा कर सकते हैं, उसमें बहुत आज की तारीख में प्रोग्रेस है, जागृति भी काम कर रही है, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं इसमें। और उसी के साथ साथ आप लोग अन्य चीजें भी कर सकते हैं, जैसे खेती में बहुत आजकल मैं समझता हूं कि एक प्रोग्रेस हो रही है। हम भी पहला जो संकल्प है अमृत प्रयास का वो खेती का ही है, तो आप लोग खेती को भी छोड़ के मत जाइए। आपकी माँ बाप अधिकांश खेतिहर, यहाँ पर अगर देवरिया के लोकसभा क्षेत्र का आप देखेंगे तो 60% लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं। तो क्या आप लोग अपने खेत को संभाल सकते हैं? सिर्फ खेती बाड़ी ना करें, उसमें अन्य चीजें भी करें, जिसको नॉन फार्मिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसमें टूरिज्म भी आ सकता है, कई ऐसी चीजें हैं जो क्षेत्रीय हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं। तो सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा, पहला, विरोधाभास छोड़िए, सकारात्मक आइए। दूसरा, एक क्षेत्र को चयनित करिए जहां पर वो अपना मानते हैं, चाहे वो एक गांव हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे एक जिला हो, चाहे कोई जगह हो। वही मैंने भी किया, मैंने बोला अपने जिले में काम करूंगा। इतनी शक्ति नहीं कि पूरे देश को बदल सकूं, लेकिन इतनी शक्ति है कि एक जिले को बदल सकता हूं, 10 साल लगेंगे। और यही मेरा तीसरा बिंदु दोस्तों, कि आप लोग अमृत प्रयास में भी भागीदार बनिए। अमृत प्रयास आप सब जानते हैं, जैसा उल्लेख किया गया, एक 10 साल की रणनीति मैंने बनाई है। उसी के संदर्भ में मैं यहाँ पर भी कई लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। कल वर्ल्ड बैंक में भी जब मैं गया तो मैंने अमृत प्रयास के बारे में काफी चर्चा की। वर्ल्ड बैंक के लोग, IFC के लोग बहुत उससे उत्साहित थे, क्योंकि जिले लेवल पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद अभी तक इस प्रकार का ठोस कार्रवाई नहीं किया है। तो उसकी कई ऐसे संकल्प हैं जिसमें आप लोग प्रतिभागी हो सकते हैं, जिसे मिल सकते हैं, और उस संकल्पों से भी आप लोग, मैं समझता हूँ कि अपने आप को निखार सकते हैं। तो जैसा कि उसमें 3-4 संकल्प का मैं विवरण देता हूँ। पहला संकल्प किसानी का संकल्प है। तो हमने ये किया है कि 1010 गांव है मेरे संसदीय क्षेत्र में, हर 10 गांवों पे एक कृषि फेलो हमने रखा है। उसका पहले 100 गांवों में हो गया है, ये 10 कृषि फेलो आ गए हैं, उनका काम चल रहा है, धीरे धीरे 300 गांव तक पहुंच रहे हैं। ये 2 विधानसभा है, कुशीनगर में बाजीनगर और देवरिया में रामपुर का खाना, और इसमें हम लोग धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। दूसरा संकल्प है एग्रो प्रोसेसिंग का। हम चाहते हैं कि युवा और MSME का, युवा उद्यमिता में हमारे साथ जुड़े, महिलाएं जुड़े उद्यमिता में, ताकि स्थानीय रोजगार का सृजन हो। आप लोग जॉब सीकर्स मत बने, जिया सराय में 8-8 साल लगा के फिर वापस आते हैं निराश होके, ये गलत है। मैं समझता हूँ यहीं पर अगर आप थोड़ा सा जोखिम लेंगे तो कई संस्थाएं जो आपके साथ चल सकती हैं। तीसरा, अमृत प्रयास में हमने बड़े कारोबार को लाने का संकल्प किया है। उसी के साथ साथ हमने महिलाओं को रोजगार देने का संकल्प किया है। तीसरा संकल्प हमारा महिला का है, चौथा शहरीकरण का है। ऐसे हमने 7 संकल्प लिए हैं जिसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्कीम है, आपको जान के खुशी होगी कि शीतकालीन सत्र में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसकी पूरी ब्रीफिंग दी 17 मिनट की, जिसमें आधा समय मैंने अमृत प्रयास के बारे में बात किया, उनसे बहुत मार्गदर्शन भी मिला, और उसी के साथ साथ आधा समय मैंने फिर बरगद क्रांति के बारे में बात किया, जो वही चीज हम लोग अगर पूरे देश में ले जाएंगे तो हर देश के युवा, पूरे देश भर के युवा इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही 3 में सब्जेक्ट थे। मुझे बहुत समय तो नहीं लेना है, लेकिन एक आग्रह आपसे ये है, यदि आपने मेरा केंद्र नहीं देखा है, मेरे गांव का जहां मैं रहता हूं, उसका उद्यम केंद्र अवश्य देखिए। 6 एकड़ की जमीन पे इतना बड़ा केंद्र शायद ही पूर्वांचल में किसी और गांव में है, और उसका प्रभाव अगले 10 जिले में है, जो गोरक्ष प्रांत के 10 जिले हैं, गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, ऐसे कई जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। नेटवर्क ऑफिस है, उसमें भी आप लोग शरीक हो सकते हैं। और दूसरा, यदि आप युवा हैं तो आप लोग अवश्य जागृति यात्रा में प्रतिभागी बनिए। विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, इसमें पिछली साल करीब 70,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 11,000 अच्छे एप्लीकेशन थे, 525 लोग ही के चयन होता है, उसमें 40% महिलाएं अनिवार्य होती हैं। तो आप लोग इसमें भी चयन करिए, ताकि आप लोग अपने क्षेत्र की ही एक यात्रा है, विश्व की सबसे बड़ी रात यात्रा है, 18 साल से चल रही है। उसमें अगर आप आएंगे तो आपको बहुत प्रेरणादायक लोग मिलेंगे। आपका मैत्रिक सर्कल, मित्र का सर्कल पूरे देश का, विदेश का बन जाएगा। उसमें करीब 50 लोग बाहर से भी आते हैं। देवरिया भी एकमात्र जगह है वो यात्रा आती है, देवरिया में ही मेरे गांव में रुकती है, अन्यथा हम लोग ट्रेन पे ही सोते हैं। बहुत ही रोमांचक यात्रा है। और यदि इसको बारे में और आपको जानकारी करनी है तो jagritiYatra.com पे चले जाइए, वहां पर आप लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। और मैं इसका संस्थापक हूँ, लेकिन अब जागृति से जब से मैं सांसद बना हूँ, मैं थोड़ा हट गया हूँ। मैं अब एक सार्वजनिक रूप से हूँ, लेकिन उसका संस्थापक हर समय रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मुहिम में आगे बढ़िए, और इसमें स्वावलंबी भारत अभियान का भी एक बहुत बड़ा हमारी भागीदारी है, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 10 जिलों में जो काम कर रहे हैं उससे जुड़िए,
और उसी के साथ साथ जो पूरे देश भर में और विश्व भर में हम काम कर रहे हैं, जागृति यात्रा है, उससे जुड़िए। तो इतना ही मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इसमें बुलाया। मैं ऐसा करता हूं कि एक प्रश्न मैं ले लेता हूं या दो प्रश्न किसी का हो, या तो जो अब अपने ऑर्गेनाइजर्स उनकी तरफ का प्रश्न हो, क्योंकि प्रश्न से थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ता है, वरना एक तरफ से नेता आके भाषण देके चला जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि हमारे जो लोग लिसनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो एक प्रश्न या दो प्रश्न मैं ले सकता हूं, उसके बाद मैं निकलूंगा। मैं चाहूंगा जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि उनका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अमित पांडे अमित पांडे जी का प्रश्न है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या हम आपके संगठन, समाज सेवा और युवाओं के विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि आपके मार्गदर्शन से बेहतर कार्य सके। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सांसद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना प्रश्न हमें लिख के भेज सकते हैं, जिसके बाद सांसद जी उसका जवाब देंगे। अगर आप सुन सकते हैं तो अपना बोल भी सकते हैं, अपना प्रश्न बोल भी दीजिए। सांसद जी प्रणाम, मैं अमित पांडे, संस्थापक अध्यक्ष युवा जोश संगठन से बोल रहा हूँ। प्रणाम जी, हमारा एक क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं थोड़ा प्रश्न दोहरा देता हूँ कि अपने देश में और अपने क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सही? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब इन सेंस मैं देवरिया को लेके पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया प्रश्न। देखिए, ग्रामीण परिवेश अभी भी देश का अधिकांश परिवेश है। लोग बहुत शहरीकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन 65% लोग पूरे देश में, और अगर हम लोग अपने देवरिया के बारे में बात करें तो करीब 85% लोग ग्रामीण परिवेश में ही रहते हैं या उस पर निर्भर हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि युवा इस पे सोचें। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर युवा को समझना चाहिए कि कैसे वह अपने क्षेत्र को चयनित करे, उसका क्षेत्र क्या है। अब जैसे कि अगर आपने ये चयनित किया कि मेरा क्षेत्र मेरा तहसील है या मेरा क्षेत्र मेरा गांव है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सोच समझ के अपने क्षेत्र को चयनित करें कि इसमें मैं काम करना चाहूंगा। फिर आप थोड़ा सा वहां पर, जैसे मैंने किया अमृत प्रयास में, कुछ लोगों से सलाह मशवरा करें कि क्या सबसे ज्वलंत समस्या है जिसमें आप जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कई ऐसे युवा हैं जो पर्यावरण पे काम करना चाहते हैं, तो मान लीजिए पर्यावरण के अंदर भी पोखरे का सुंदरीकरण हो या पोखरे बनाना हो, तो कैसे हम लोग एक मुद्दे को लेके चलें, चाहे आर्थिक व्यवस्था में हो, उद्यमिता का प्रचार करना हो, या खुद ही वह व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है, मुर्गी पालन करना चाहता है या हल्दी की खेती करवाना चाहता है, तो एक विषय लें और उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए 2-3 साल पे काम करते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, जो जागृति यात्रा का रहा है, कि जागृति यात्रा विश्वविख्यात इसलिए हुई है क्योंकि मैंने 1-2 साल उसको नहीं करवाया, मैंने 18 साल तक किया है। तो मेरा सभी युवाओं से ये आग्रह होगा कि ये 2-3 चीज करिए। एक क्षेत्र को चयनित करिए अपने क्षेत्र के बीच के अंदर, मान लीजिए देवरिया में है तो क्या गांव है, क्या तहसील है। दूसरा, एक विषय को पकड़िए जो आपके दिल से दिमाग से जुड़ता है और वहां के लिए प्रासंगिक है। और तीसरा, प्रतिबद्धता का नारा लगाइए कि मैं इसमें जुड़ा रहूंगा, और उसके बाद पूरा संसार आपकी सहायता में आ जाएगा। कई ऐसी संस्थाएं जो आपको मदद करेंगी। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से सामाजिक काम करना चाहते हैं, अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाना चाहते हैं जिससे एग्रो प्रोसेसिंग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप ट्यूशन खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए डिजिटल के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, या टूरिज्म में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि आपका सहायता कर सकती हैं। एक और बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृत प्रयास के साथ साथ मैंने एक बरगद अमृत संगठन का गठन किया है, जो गांव-गांव में मंगल पांडे और लक्ष्मी बाई के नाम पे एक मंगल सेनानी और लक्ष्मी सेनानी भी खड़ा किया है, और 1700 ऐसे लोग मेरे खड़े हो गए हैं। यदि आपको कोई सहायता होगी आपके गांव में या आपके क्षेत्र में, तो बरगद अमृत संगठन के भी लोग आपको सहायता कर सकते हैं। आप इस संगठन से भी जुड़ सकते हैं। इसकी 3-3 कमेटियां बन रही हैं हर गांव में। एक अर्थ है जो कि भौतिक अर्थ है कि कैसे हम लोग उद्यमिता करें, एक अर्थ है जो कि आध्यात्मिक अर्थ है, कैसे अपने जीवन में अर्थ आए, और तीसरा है अर्थ, अंग्रेजी का अर्थ EARTH, कि कैसे हम लोग पर्यावरण को बचाएं। इन तीनों को लेके हम लोगों ने बहुत बड़ा संगठन बनाया है जो गांव-गांव पहुंचा हुआ है,
यदि हमारे युवा इनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो ये भी आपको संबल देंगे। बेहद शुक्रिया सांसद जी। और आपने पर्यावरण की बात की, भारत बोध की बात की। हमारे कुलगुरु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुलगुरु जी इस क्षेत्र में बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। जब आप इनके वक्तव्य को सुनेंगे, जब ये अपनी कहानियां बताती हैं, तो हम सभी छात्र उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी मूल जड़ जो है उसको कैसे और विकसित किया जाए, उसको और कैसे नर्चर किया जाए, उसको और कैसे पोषित किया जाए, जो भारत जैसे विशाल वट वृक्ष बने और उसमें से तमाम कोपले फूटे और हम सभी छात्र अलग अलग जगहों पे जाकर के उस भारत बोध को, अपने अंदर के जो व्यक्तित्व विकास हुआ है उसके बारे में लोगों को बता सकें। तो हमारे साथ हमारे कुलगुरु महोदय जी भी जुड़ चुके हैं और आज का जो विषय है भारत बोध एवं आधुनिक युवा, बेहतर ढंग से सर समझते हैं। और मैं सर के परिचय के साथ चाहूंगा कि हम इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसको और आगे बढ़ाएं। सर का व्यक्तित्व बहुत विराट है और मेरे लिए खास तौर पे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि मैं भी उस पत्रकारिता विश्वविद्यालय का छात्र हूं जहां से सर ने तमाम युवाओं को तैयार किया। सर का जो वक्तव्य होता है वो हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणादायी होता है। और एक शेर था ना सर की, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया, फकत मैं ही नहीं जो उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। तो सर वो विराट वृक्ष हैं, वो पेड़ हैं जिनकी छांव में जो भी जाता है वो बैठ जाता है। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा सर का, हालांकि सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अल्प समय में परिचय दूं और उसके बाद इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे छात्र के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जुड़े हर विद्यार्थी और युवा पत्रकार के लिए सर का उद्बोधन हमेशा से बड़े ऊर्जा का स्रोत रहता है। आप अपने लंबे पत्रकारिता अनुभव और लेखनी से जिन्होंने पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय एमसीयू के यशस्वी कुलगुरु और परिचय के क्रम में श्री विजय मनोहर तिवारी जी हैं। आप मूलतः किसान परिवार से आते हैं। विदिशा के एसएसएल जैन पीजी कॉलेज से गणित में एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष तक कॉलेज में आपने अध्यापन किया। वर्ष 1993 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने के बाद देश के प्रमुख समाचार पत्रों में लगभग 2.5 दशक तक कार्य किया। आप 5 सालों तक भारत भर की लगातार 8 परिक्रमा के दौरान मध्यकाल के विध्वंस के साक्षात दर्शन के और उत्तर से दक्षिण के राज्यों की लगातार लंबी यात्रा करने वाले देश के एकमात्र पत्रकार हैं। अब तक की आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं प्रिय पाकिस्तान, हरसूद 30 जून, एक साध्वी की सत्ता कथा, आधी रात का सच, राहुल बारपुते, भारत की खोज में मेरे 5 साल, उफ ये मौलाना, जागता हुआ कस्बा और हिंदुओं का हश्र, साथ ही स्याह रातों के चमकीले ख्वाब। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2004 में भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, 2015 में गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, 2016 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2017 में माधवराव सप्रे पुरस्कार, 2020 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान एवं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2022 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान शामिल है। आप पूर्व में भोपाल में देश के प्रतिष्ठित बहुकला केंद्र भवन के न्यासी और मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं। आप वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में कार्यरत हैं। मैं चाहूंगा सर कि आप अपने अद्भुत उद्बोधन से इस सभा को सुशोभित करें। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं 1 मिनट नमस्कार। मुझे 5 मिनट में कहीं जाना पड़ेगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके उद्बोधन को सुनने के लिए। मैं सुनता रहूंगा जितना हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने विषय के लिए कुछ और बिंदु तय किए थे, लेकिन शशांक मणि जी को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे वो कहना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। मैं एक छोटे गांव का हूँ और मेरे पिता एक किसान हैं और मैं अपने गांव से निकला था पढ़ने के लिए पत्रकारिता का डिग्री लेने के बाद में। आप जानते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए जितने भी अवसर हैं काम करने के वो बड़े शहरों में हैं, तो आप चाहे अनचाहे करते पलायन ही है। तो मैंने अपने परिवार की कहानी से मैं शुरू करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 मिनट बात करूंगा। मेरे पिता एक बहुत छोटे गांव से 1948 में निकले थे और एक कस्बे में आके बसे जहां हम जन्मे और हमारा पूरी पढ़ाई लिखाई एक कस्बे में हुई। और कस्बे से हमारा जो पलायन हुआ है वो बड़े शहरों में हुआ है। तो ये पिछले 80 वर्ष की भारत की स्वाधीनता की जो कहानी है वो गांव से बड़े शहरों में नौकरियों के लिए या बिजनेस के लिए
पलायन की एक तरफा कहानी है। वन वे ट्रैफिक की तरह गांव से शहरों की तरफ लोग निकले तो हमारे गांव इन 80 वर्षों में वीरान हो गए और हमारे शहर लगभग नर्क बन चुके हैं, रहने के लायक नहीं रहे हैं। और हर 20 लाख आबादी के शहर में मैं ये देखता हूं, भारत भर में 8-10 बार घूमने के बाद 20 लाख आबादी के शहर में लगभग 2.5 से 3 लाख वो लोग रह रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनका अब कोई काम शहरों में नहीं है, और उनकी अगली जनरेशन और बड़े शहरों में चली गई है और वो अपने शहरों में अटके रह गए हैं। तो एक रिवर्स माइग्रेशन की विचार से मैंने 2018 में जब मीडिया से मैं मुक्त हुआ तो मैं अपने गांव लौटा और मेरे पिता की जो जमीन है, जैसा कि अभी शशांक मणि जी कह रहे थे, बहुत ही अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं अपने उद्बोधन में। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम जो भी नौकरी या बिजनेस करने के लिए कभी भी गांव कस्बों से निकलकर बड़े शहरों में आकर बसे और हमारा काम अगर 25-30 साल पूरा करने के बाद में वहां खत्म हो गया है और हमारी अगली पीढ़ी बड़ी हो गई है और आगे के पड़ाव की तरफ दूसरे शहरों में जा रही है नौकरियों के लिए, हमको एक रिवर्स गियर लगाने की जरूरत है। जिन गांव कस्बों को हम पीछे छोड़कर आए थे, वहां कोई भी काम, हम शहरों में रहते हैं तो हम कुछ पूंजी कमाते हैं, 25-30-40 साल रहने के बाद कुछ संबंध कमाते हैं और कुछ अनुभव कमाते हैं। इन तीनों चीजों का, अपनी कमाई हुई संपत्ति, पूंजी, अपने कमाए हुए संबंध और अपने कमाए हुए अर्जित किए हुए अनुभव का अगर एक हिस्सा हम अपने गांव कस्बों में कोई भी काम चुन लें, हम खेती में कुछ नया करने लगें, हम शिक्षा में कुछ चले जाएं, हम वहां के स्कूलों में जुड़ जाएं और वहां के बच्चों के बीच में कुछ अपनी स्वयं सेवा करने लगे, बिना किसी संगठन के या बिना किसी बाहर के समर्थन के, केवल एकल प्रयास के तौर पे। तो मैंने विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बड़ा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इलाका है, जहां सांची से लेके तमाम 2-2.5 हजार वर्षों के पुराने स्मारक हमारे यहाँ हैं। तो मैंने उस जिले का मैं रहने वाला हूं। मैं 2018 में रिवर्स माइग्रेशन मैंने खुद किया और वहां मैंने एक आधुनिक बागवानी का प्रयोग शुरू किया। मैंने थाईलैंड के अमरूद के 2500 पेड़ अपने खेत में लगाए। मैं आपको ये बताऊं कि 4 गांवों के 50 युवाओं को मैंने उस आधुनिक बागवानी की ट्रेनिंग दी और 5 युवाओं को जो आसपास के छोटे शहरों में बहुत छोटी सैलरी पर नर्क जैसा जीवन जी रहे थे, उनको मैंने वापस लाया। तो रिवर्स माइग्रेशन मैंने किया तो मैं 5 लोगों को इस आधार के ऊपर में लाने में सक्षम हुआ कि जो लोग अनिच्छा से, मजबूरी में, क्योंकि गांव में कोई 12 महीने के रोजगार नहीं बचे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटा मोटा आधार उनको दे पाते हैं तो वो लोग आने के लिए तैयार हैं। तो जो गांव की वीरानी है, गांव का पूरा पुराना बुनियादी ढांचा जो हुआ करता था, वो पूरा खत्म हो चुका है। वहां कोई बचे ही नहीं है लोग। आप गांव में जाएंगे तो वहां मजबूरी में रहने वाले जो मजदूर हैं वो होंगे या कोई वृद्ध लोग होंगे जो शहरों में समायोजित नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। गांव की रौनक को लौटाना बहुत जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने इस बारे में एक पत्र लिखा कि कभी वो 15 अगस्त की अपनी स्पीच में इस बात का आह्वान करें और भारत स्वच्छता अभियान की तरह एक पलट पलायन गांव की तरफ होना चाहिए शहरों की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि अगर हर गांव में 10-15 लोग ऐसे जो पिछले 30-40 सालों में पढ़ लिख कर आगे बढ़े थे, अगर वो लौट कर आते हैं, थोड़ा समय देते हैं, थोड़ी ऊर्जा देते हैं, थोड़ा धन निवेश करते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, तो गांव की आबो हवा बदल सकती है। और हमारे जो शहर बिल्कुल नर्क बन गए हैं और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है, आप देखिए कि कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे शहर, तो उन शहरों का भी थोड़ा सा कल्याण होगा, गांव का थोड़ा सा कल्याण होगा, गांव के बच्चों का भला होगा, खेती का कल्याण होगा। और उसमें जैसा कि शशांक मणि जी ने बताया कि कई शासन की योजनाएं उसमें मदद करती हैं हमारी, तो एक बहुत ही व्यापक अभियान की तरह रिवर्स माइग्रेशन को हमारे समाज में प्रचारित करने की जरूरत है और केवल बातों तक ही नहीं बल्कि उसको खुद अपनाने की जरूरत है। आज जब मैं आपसे इस मीटिंग में ये बात कर रहा हूं तो मैं 2018 से लगभग 8 वर्ष गांव में बिताने के बाद
मैं गांव में ही था जब शासन ने मुझे इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनाकर, वाइस चांसलर बनाकर मुझे आदेशित किया, तो मैं अपने गांव में अपने अमरूद की खेती में अपने लोगों के साथ में काम कर रहा था। तो एक आधुनिक प्रयोग मैंने वहां अपने एकल प्रयास से किया है, बिना किसी सरकारी मदद के। और अपने पत्रकारीय जीवन की नौकरियों में जो भी मेरी जमा पूंजी थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो मैंने सारी वहां लगाई हैं। और मुझे इस बात का सुकून है कि मैं किसी बिजनेस के लाभ की दृष्टि से, किसी व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से वहां नहीं गया, बल्कि मैंने सोचा कि जो गांव से निकले हुए जो अशिक्षित या अल्प शिक्षित जो अनस्किल्ड लेबर की तरह शहरों का नर्क भोग रहे हैं, अगर उनमें से 2-5 परिवारों को भी मैं वापस ले आऊं तो मैं समझूंगा कि मेरा शहरों में जाना सार्थक हुआ। वरना अपने यश के लिए, अपने धन के लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी कभी पलटकर सोचते नहीं है कि वो जहां से निकले थे वहां उनके कुछ कर्तव्य हैं, वो जगह उनका इंतजार कर रही है और वहां उनके कुछ धर्म हैं जो उन्हें निभाने चाहिए। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक किताब का जो जिक्र अभी जागता हुआ कस्बा के नाम से आपने किया है, मित्रों मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस गांव की मैं जिक्र कर रहा हूं वो विदिशा जिले में है, और वहां उदयपुर नाम का एक 11वीं सेंचुरी का, 11वीं सदी का एक बड़ा शहर जो अब छोटा गांव बच गया है, और वहां बहुत अच्छे अच्छे मंदिर और स्मारक हैं। मैंने वहां मासिक हेरिटेज वॉक शुरू की। इसी दौरान 2018 में अपने गांव में खेती शुरू की। अब अकेली खेती में तो कितना समय देता, तो मैंने मासिक एक हेरिटेज वॉक भोपाल से 150 किलोमीटर दूर अपने कुछ इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले जो मित्र हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, रिटायर्ड जज हैं, सिविल सर्वेंट हैं, व्यापारी हैं, आर्किटेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको ले जाना मैंने शुरू किया। और उस कस्बे में हमारी हेरिटेज वॉक की वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, मीडिया में छपा, और वहां जो काम पिछले 6-7 सालों में हुए हैं वो अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं। वहां 11वीं सदी का परमार राजाओं का बनवाया हुआ इस इलाके का जमीन से शिखर तक बचा हुआ एकमात्र मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन करना और वहां आसपास की जो बिखरी हुई पुरातात्विक विरासत है उसको सहेजने का प्रयास करना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मासिक हेरिटेज वॉक की कारण वहां 11वीं सदी के राजा उदयादित्य का एक महल के खंडहर जिस पर कब्जे हो चुके थे, वो 1 साल में वो कब्जे हटवाए, राज्य संरक्षित स्मारक उसको डिक्लेयर करवाया, और मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग से उसमें अभी संरक्षण का काम वहां चल रहा है। उसी पर मेरी ये किताब आई थी, जागता हुआ कस्बा, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप पलट कर जाएंगे अपने पुरखों की जमीन पर, अपने कुल देवताओं की जमीन पर, तो मुझे पता नहीं कि अदृश्य शक्तियां आपसे क्या क्या काम कराएंगी, किस तरह से आपको प्रेरित करेंगी, कहां से कौन सी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और जो जीवन भर का कमाया हुआ आपको संतोष नहीं देता है, वो थोड़े समय में आप ये पाएंगे कि आपके हाथों ईश्वर ने कुछ ऐसा काम करा लिया है जिसके लिए आप बने थे, लेकिन आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। तो जो शशांक मणि जी ने कहा, इस व्याख्यान से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, संतुलन की पूरी टीम को मैं कहूंगा कि आप अगर किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं तो मैं आपकी टीम से भी ये कहूंगा कि पूरे देश में ऐसी बिखरी हुई कहानियों को लाएं, और जो लोग पलटकर गांव में जाकर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, एक कहानी हर अंक में उसको प्रकाशित करें, उसको सोशल मीडिया पर लेकर आएं और इसको एक अभियान में बदलें। जिस यात्रा का माननीय ने अभी उल्लेख किया, ऐसी कहानियों को पूरे देश भर से निकालने की जरूरत है। और मैं लगातार 5 वर्षों तक 8 बार मैं भारत में आउटडोर कवरेज के लिए घूमा हूं, उस पर भी मेरी एक किताब है, भारत की खोज में मेरे 5 साल। तो पूरे भारत में ऐसी सकारात्मकता से भरी हुई कहानियां इतनी फैली हुई हैं जो मुख्य धारा के मीडिया से अछूती हैं। ना 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल पर उसको कोई कोना है, जगह है, ना अखबारों में उस तरह से वो कवर होती हैं। इसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। मैं कहता हूं कि देवरिया से लेकर द्वारका तक पूरे देश में तमाम ऐसी जो कहानियां, प्रयोग लोग एकल प्रयासों से या सामूहिक प्रयासों से कर रहे हैं, उसको उभारने की जरूरत है। भारत इस समय एक हुआ है और ये बड़ा ये समय है
इसका हम लाभ उठाएं और इस ऊर्जा में अपनी ऊर्जा, अपने हिस्से की ऊर्जा को भी जोड़ें। तो मैं समझता हूं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण अगले 20 वर्षों में होता हुआ देखेंगे, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है। हम सबका हाथ उसमें इसी तरह लग सकता है। हम केवल सरकारों की तरफ मुंह ना करके बैठे रहें, बल्कि हम अपने हिस्से का जो भी एकल प्रयास, एक आहुति जहां भी दे सकते हैं, अपने गांव में, अपने कस्बे में या अपने कार्यस्थल पर जो भी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो एक ईंट का योगदान हम 2047 के विकसित और आत्मनिर्भर भारत में कर पाएंगे। आपने मुझे इसमें याद किया, मैं आपको आदर्श और प्रियांशु, आप सबकी टीम को मैं बधाई देता हूं इस अच्छे संवाद के लिए। और शशांक मणि जी को मुझे सुनने का मौका मिला। मैं चाहूंगा कि कभी देवरिया आकर, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं खुद उस प्रयोग के दर्शन करूं और उस यात्रा में मुझे शामिल होने का कभी अवसर मिले। मैं इस शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे सर, आपका शब्द हमेशा हमारे लिए पाथेय के लिए रहता है सर, और आप जुड़े हमारे साथ सर, ये बेहद सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पे जितने छात्र जुड़े हुए हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, जो भी आपके वक्तव्य को सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। और कोशिश सर हमारी यही रहती है कि हम भी इस राम सेतु का जो काम हो रहा है, इसको आप कहेंगे जो राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है, इसमें अपना गिलहरी प्रयास जरूर करें। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अन्य वक्ता जो जुड़े हुए हैं उनकी ओर भी हम जाते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और वक्ता हैं जो अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं। एक बेहतर एटमॉस्फेयर में पत्रकारिता को कैसे पल्लवित किया जाए, कैसे पुष्पित किया जाए, कैसे ये बेहतर बने, कैसे समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और भारत बोध में ये काम करे, उसकी तरफ ये लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं है, यह समाज का लोकतंत्रीकरण है। और इस विमर्श को गहराई देने के लिए हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने शिक्षा और संचार के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया है। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र जी को, जो इंदिरा गांधी जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में पत्रकारिता एवं संचार विभाग के संकाय एवं विभागाध्यक्ष हैं। और सर, आप कृपया इस पटल पे आएं और अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित करें। कहते ना, एक शेर था सर कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो आप सभी उत्साहवर्धन कर सकते हैं इस पटल पर। मैं चाहूंगा आदरणीय राघवेंद्र सर, आप अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद प्रियांशु और धन्यवाद आदर्श, आपने जोड़ा। एक तो बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक प्रवाह में आपका सत्र चल रहा था। एक तो सांसद जी को हमने सुना, मैं भी मूल रूप से देवरिया का ही हूं, तो देवरिया के बारे में जिस तरह की जो है नवोन्मेषी एक सोच है, और जैसे एक सांसद को सोचना चाहिए अपने क्षेत्र के बारे में, परिवेश के बारे में, तो वो लगता है कि नहीं, हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बड़ा ही संतुलित और बड़ा ही प्रोग्रेसिव है। साथ में फिर जो है कुलगुरु हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय तिवारी सर, तो ये दोनों जो उद्बोधन थे उसमें आपके विषय का जो है उत्तर भी था। हमारा जो विषय है भारत बोध और आधुनिक युवा, इतिहास के पन्नों से संवाद, तो आपने जो विषय दिया है उसमें तो मैं कहीं न कहीं पीछे जाऊंगा ही, लेकिन आपका युवा होना कैसे चाहिए और युवाओं के साथ बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे जो कह सकते हैं कि दुष्प्रयोग के भी प्रयास हो रहे हैं। जेन जी शब्दावली का ही जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह के आह्वान हो रहे हैं सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, आप खुद भी देखते होंगे, तो वैसे समय में भारत बोध जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ एक रचनात्मक दिशा किस तरह से युवा जो शक्ति है उसको प्रेरित करे, ताकि हम रचनात्मकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उस विषय पे थोड़ी सी चर्चा जरूरी हो जाती है। तो 3 हिस्से आपने जो हमें विषय दिए हैं, मैं उसी पे केंद्रित रहूंगा। और आपने उसमें 3 हिस्से रखे हैं, भारत बोध और आधुनिक युवा,
तो आप भारत बोध की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं और फिर इतिहास के पन्नों से संवाद की बात करते हैं। बहुत विस्तृत विषय है और जब आपने दिया तो फिर हमने निश्चित तौर पे जो है इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी किया और मुझे लगा कि ये 10-15 मिनट का विषय तो नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट में हम थोड़ा ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं कर सकते हैं। तो जब भारत बोध की बात करेंगे कि शब्द के अर्थ की तरफ जाएंगे, शब्द युग के अर्थ की ओर, तो भारत बोध का सीधा सा आशय है। आजकल एनईपी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भारत बोध एक कंपलसरी पेपर भी है। उसके बियॉन्ड जाकर देखेंगे तो दो पहलू आते हैं, एक तो भारत के विषय में जानना और दूसरा भारत को जानना। जब मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो थोड़ी बाधाएं आती हैं। तो भारत के विषय में जब आपके जानने की बात होती है तो हमारा बड़ा वैभवशाली इतिहास है। देवरिया भी उस 16 महाजनपद युग से ही उस वैभवशाली इतिहास का पन्ना रहा है। इवन जो बरहज क्षेत्र है वो बड़ी प्राचीन जो है व्यापारिक कह सकते हैं एक नदी पत्तन हुआ करता था और भगवान राम जो है उसी रास्ते से अपनी बारात लेके भी गए थे। तो हमारे सांसद जी का उद्बोधन था। इस तरह के हमारे जो सांस्कृतिक परिपथ को आजकल बहुत सारे परिपथ निर्मित किए जा रहे हैं, सर्किट निर्मित किए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं उसका भी उद्धार होगा। तो एक तो हमारा जो वैभवशाली इतिहास है, हमारा जो अनूठा और कह सकते हैं कि रत्नाकर भूगोल है, हमारा बहुरंगी समाज है और हमारी संस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे लोग हैं। जब हम भारत को जानते हैं उसमें ये सब समाहित हो जाता है। और चूंकि हमारा इतिहास 5000 सालों से बहुत आगे, 8000 सालों से तो हम लगातार खेती कर रहे हैं। 30,000 साल से पुरानी जो है बड़ी सजीव सी भीमबेटका की गुफाएं हैं जो हमारे कह सकते हैं हमारे पूर्वजों की धरोहर, जीती जागती धरोहर का हिस्सा है। तो आप उस विस्तृत कालखंड को जब देखेंगे तो आपको गर्व होगा और ये बोध होगा, ये जो गौरव बोध होगा ये आपको एक शक्ति देता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है भारत को जानने का, तो ये बोध का प्रश्न होता है। बोध में क्या समाहित है सत्य का अनुभव। तो बोध एक अंग्रेजी में शब्द है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, कई बार भ्रम से भी निर्मित होता है, मृग मरीचिका भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो बोध शब्द की व्याख्या है वो उस अवस्था को कहते हैं जब अज्ञान और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और हमको किसी विषय का अनुभव जन इंट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, स्वपुष्ट और कह सकते हैं एक बड़े सीधे शब्दों में सच जान लेना होता है, ये बोध होता है। और दर्शन शास्त्र में तो जब बोध की बात होती है तो कहते हैं कि स्व का लोप हो जाना। स्व का लोप नहीं होगा तो आप जो है ईश्वरीय अनुभूत नहीं कर पाएंगे, उसको बोध कहते हैं। तो बोध बड़ा गंभीर शब्द है और भारत बोध के दो पहलू हैं। भारत के विषय में जानना, उसके इतिहास भूगोल से लेकर उसकी पूरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना उसमें समाहित हो जाती है। और भारत को जानना, जब एक अमूर्त भाव में भारत आता है, एक व्यक्तित्व के रूप में भारत आता है, तब फिर हम जो है भारत बोध में भारत को जानना मानते हैं। तो जब आप भारत बोध की बात करेंगे तो उस मिट्टी की बात करेंगे, उस परंपरा की बात करेंगे, उस अक्षुण संस्कृति की बात करेंगे जिसमें आप एकाकार हैं, जिससे आप बने हैं। तो इस तरह जो भारत बोध है वो हमको उस परम पवित्र भूमि का, उस सनातन संस्कृति का साक्षात्कार कराता है जिसकी हम निर्मित हैं, जिससे हम बने हुए हैं। अगर हम पंच महाभूत की अवधारणा को जो है, ये हमारे दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण आधार है, हमारी निर्मित की जो है कह सकते हैं आदिकालीन व्याख्या है पंच महाभूत या पंचतंत्र जो है, जिनसे हमारा शरीर, हमारी निर्मित हुई है। तो आप देखिए जो हमारा जल तत्व है वो कहाँ से आया है, पवित्र नदियों की हम निर्मित हैं। हमारा भूमि तत्व इस सस श्यामला धरा से बना हुआ है। हमारा आकाश तत्व उस विराट व्योम का हिस्सा है जिसने देवताओं के पांव पखारे हैं। हमारा जो वायु तत्व है वो मलयागिरी गंध से सुवासित है और जिसने हमारे जीवन को सुगंधित किया है। और हमारा निर्माण उस प्रखर ज्वाला से हुआ है जो सृष्टि के आरंभ से हमको ऊर्जा और प्रखरता से ओतप्रोत कर रही है।
तो हमारे निर्माण के ये जो सभी पहलू हैं वो हमारे बोध का हिस्सा हैं और हमको जानना पड़ेगा, और जब जान जाते हैं तब ये भारत बोध होता है। बड़ा विस्तारित सब विषय है, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य सी एक पृष्ठभूमि के साथ अब हम जाएंगे युवाओं की न व्याख्या करूंगा न उनकी एक क्लासिफिकेशन जो सोशियोलॉजिकल है उस पर भी बात करेंगे। आज जो है युवाओं की चर्चा एक संदर्भ में और बेहद महत्वपूर्ण हो गई। जेनजी शब्द है, देवरिया से एरियल डिस्टेंस मुझे लगता है नेपाल की 150-200 किलोमीटर के अंदर ही होगी। तो पड़ोसी है हमारे गांव से। बहुत सारे लोग, एक समय था कि नेपाल से जो है आज जिसको आप चाइनीज आइटम्स कहते हैं खरीद के ले आते थे, जिसमें इमरजेंसी लाइट्स होती थी, खिलौने, जूते, जैकेट्स होते थे। और नेपाल से तो हिंदुस्तान का जो है बड़ा सांस्कृतिक गहरा संबंध भी है, शादी ब्याह के संबंध है, रिश्तेदारियां नातेदारियां हैं। तो जेनजी वहां से एक पॉलिटिकल मैसेज भी लेके आता है जिसको कभी कभी यहाँ दोहराया जाता है। तो वो जो जेनजी है, या कह सकते हैं कि आधुनिक युवा शब्द आपने इनफैक्ट दिया है, तो जो मॉडर्न यूथ है एज ए जनरेशन जब हम देखते हैं, है ना, एक पीढ़ियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, पीढ़ियों के बीच में द्वंद्व होता है, पीढ़ियों के बीच में जो है सामंजस्य होता है, उसी से सामाजिक संरचना आगे बढ़ती है। तो आज का जो युवा है उसमें आप सब में से अधिकांश लोग शामिल हैं। आप सब उस समय में पैदा किए हैं जिसको शेप दिया है टेक्नोलॉजी ने। एक अलग तरह के सोशल चेंज के एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए हैं, और एक अलग तरह का एजुकेशनल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। इनफैक्ट आप अगर नक्सल में कहें तो आज का जो जिसको जेनजी कहते हैं, इवन 1995 के बाद पैदा हुए जितने सारे लोग हैं, 1995 इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1995 में 15 अगस्त से पहली बार इंटरनेट सर्वसुलभ हुआ हिंदुस्तान। उसी के बाद जो है वर्ल्ड वाइड वेब आता है, सोशल मीडिया इमर्ज करता है। तो आप वो फर्स्ट जनरेशन हैं जो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह निकले हैं, विकसित हुए हैं, बढ़े हैं, बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से जवानी की ओर आए हैं, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इसलिए जेनजी यूनिक है। तो ये जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी है इस सोशल मीडिया, कह सकते हैं डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम से, इसमें सोशल मीडिया और पूरी जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं सब उसमें आ जाते हैं। आपके सोशल इंटरैक्शन को, इमोशनल हेल्थ को, आपकी दुनिया को, अपने आसपास देखने को, अपने गांव समाज को, इवन अपने रिलेशनशिप को देखने के अलग नजरिए विकसित हुए हैं। और इसलिए ये जनरेशन यूनिक है ना। बहुत सारे आप रिसर्चेस देखेंगे, आप गूगलिंग करेंगे गूगल स्कॉलर वगैरह में जाके, तो या पबमेड की वेबसाइट पर जाएंगे, वेब ऑफ साइंस, बहुत सारे इस तरह के डेटाबेसेस हैं, तो आपको पता चलेगा। एक अच्छी बात आज की जेनजी में है कि ये लोग ज्यादा टॉलरेंट और इंक्लूसिव हैं। वो 70-80 के दशक का जो एग्रेशन था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो उस तरह से यहाँ नहीं लेता है। लेकिन एक और समस्या आती है, एंड ये आई है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। बहुत ज्यादा आज के युवाओं की बड़ी समस्या, आप सब में कहीं ना कहीं अपने को ऑब्जर्व करें तो दिखेगा कि हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी हैं, लोनलीनेस। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी के समीप जाते हैं, बड़ी सिंपल सी थियरी है, तो आप लोनलीनेस और डिप्रेशन के पास भी आ जाते हैं। और ये पिछली जनरेशन से आज की जनरेशन में ज्यादा है, क्योंकि आप जो है फिजिकल एंगेजमेंट की जगह डिजिटल एंगेजमेंट की ओर जाते हैं। और डिजिटल एंगेजमेंट नो डाउट नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी क्रिएट कर रहा है। आप अगर समाज शास्त्र के विद्यार्थी होंगे तो एक बड़ी पॉपुलर वहां थियरी है, यूथ कल्चरल थियरी। तो वो मानती है कि यूथ जो है एक अलग सांस्कृतिक स्पेस बनाता है। ये भी 60-70 के दशक में, और नो डाउट इसमें मीडिया का बड़ा योगदान रहा है कि जो भी पॉपुलर कल्चर है उसका संवाहक तो मीडिया ही होता है। तो बहुत सारे प्रभाव यूथ जो है इम्पैक्ट भी करता है। और आजकल पॉपुलेशन पिरामिड में, अच्छा सांसद महोदय ने तो बड़े अच्छे तरीके से नॉर्थ के पॉपुलेशन पिरामिड में यूथ के इन्फ्लुएंस को दिखाया है।
आज सबसे इन्फ्लुएंशियल 1940 विकसित भारत 1947 का जो लक्ष्य सिद्ध किया गया है, कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, बड़े अच्छे कैलकुलेशंस हैं। 1947 में हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन के जो बेनिफिट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, वो पीक पे होंगे, उसके बाद हम डिक्लाइनिंग स्टेज में आना शुरू होंगे। तो ये बड़ा ही एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैलकुलेशंस के बाद ये सारी चीजें आई हैं। 70 और 80 के दशक से एक पीढ़ीगत गैप बहुत बड़ा है। अगर आप यूथ को देखें तो उनके प्रभाव बड़े व्यापक हैं। फैशन एक बड़ा क्षेत्र है, संगीत एक बड़ा क्षेत्र है, और राजनीति पिछले 20-25 सालों में देखेंगे तो राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र पहले भी रही है। सारे आंदोलन युवाओं ने किए हैं। अब आप देखिए आजकल एक फैशन है ना, फटे और बदसूरत कपड़े पहनने का। ये कोई बहुत नया फैशन नहीं है, 70-80 के दशक से आया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग फटी जीन्स पहनते होंगे, है ना, पंक क्लॉथिंग जिसको कहते हैं। एक हिप हॉप फैशन होता है, ओवर साइज बैगी आप पहनते हैं, और हिप हॉप फैशन में तो डांस, ग्राफिटी आर्ट आ गया ना। ओवर साइज ट्रैक सूट पहन के आप बड़े फॉर्मल जो है गैदरिंग में चले जाते हैं, हुडीज आप हर समय चढ़ाए रहते हैं, बॉम्बर जैकेट्स पहने हैं, थ्रोबैक जर्सीज हैं आपकी। ये सारे के सारे जो है आए हैं, पंक जो है क्लोथिंग के ये उदाहरण है, और ये ट्रेंड यूथ लेके आया है, और इसने पूरे फैशन को एडिडास, नाइके से लेके दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांडों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गई है। तो परिवर्तन का कारक तो है ही, पंक म्यूजिक है जैसे, तो एग्रेसिव जो रॉक म्यूजिक होती है, रिबेलियस, बहुत तेज जिसमें गाने होते हैं, जिसमें अक्सर व्यवस्था विरोधी गीत रचे जाते हैं, वो उसका उदाहरण है। एक ईडीएम है ना, एक डीजेइंग जैसे, डीजे बड़े पॉपुलर बीच में हो गए थे। एक सैम्पलिंग होती है, खूब आजकल होता है कि बहुत पॉपुलर पुरानी ट्यून है और गाने हैं, उनको नए ट्यून के साथ जो है आप ले आते हैं। एक बीट मेकिंग होती है जिसको आप बीट बॉक्सिंग भी कहते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज में आपने देखा होगा। तो ये सब है, और एक बड़ा है, और ये सारी चीजें, इसमें से बहुत सारी चीजें जो बनी एक्सक्लूसिवली रेव पार्टीज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक एक ईडीएम टर्म ही है। रेव पार्टीज के बारे में आप सब जानते हैं, अखबारों में छापेमारी की खबरें छपती रही होंगी, इसलिए इसको रेव पार्टी म्यूजिक भी कहते हैं। तो ये सब के सब जो है एक जनरेशन का कंट्रीब्यूशन, इसके पीछे कोई ट्रेडिशन नहीं आया है कि बहुत सारी जो है पीढ़ियों ने इस पर रिसर्च किया हो, उसको स्थापित किया हो क्लासिकल म्यूजिक की तरह। राजनीति में आप देखिए यूथ लेड सोशल मूवमेंट्स हैं। ट्यूनीशिया का उदाहरण 20-25 साल पहले का देखिए, या आज के नेपाल का उदाहरण दीजिए। प्रोटेस्ट हैं, एक्टिविज्म अलग तरह का दिखा है। एक अभी जो है कॉकरोच पार्टी का जो है एक दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना, उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं जिस पे कमेंट नहीं करूंगा मैं। तो अब यूथ जो है परिवर्तन का वाहक है। तो अब जो तीसरा पक्ष है, इतिहास के पन्नों से संवाद क्यों जरूरी है। एक सीधी सी बात जान लीजिए, आप इतिहास को भूल नहीं सकते, और अगर आपने अपने इतिहास की ओर गोलियां चलाई तो वो तोप के गोले चलाएगा। इतिहास में ही आपकी जड़ें हैं, और आपकी जड़ें सलामत रहती हैं, यानी आपका भारत बहुत सलामत रहता है, तभी आप पुष्पित पल्लवित होते रहते हैं। नए पत्ते आते रहते हैं, पुराने पत्ते जाते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसी तरह बदलती रहती है, जड़ें सलामत रहती हैं। तो इतिहास के पन्नों से संवाद बहुत जरूरी है। और आप देखें भारत में जो युवा है, दुनिया के हर हिस्से के युवा का मूल चरित्र है, वो प्रगति, परिवर्तन और नवोन्मेष का प्रतीक रहे हैं। युवाओं ने ही प्रगति लाई है, युवाओं ने ही सामाजिक परिवर्तन किए हैं, और युवा जो है, जो भी नवाचार है, नवोन्मेष है, वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, तलवार से लेके कलम तक, नवोन्मेष में अगुआ जो है युवा ही रहे। तो हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है वो ऐसी रही है कि उनमें एकाकीपन और विद्रोह की प्रवृत्ति पनपने की बजाय रचनात्मकता और बेहतरी के भाव रहे। क्रिएटिविटी हमारी संस्कृति का मूल है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से काम करते हैं, जिसमें युवाओं को रचनात्मक नेतृत्वकर्ता और परिवर्तक बनाया है। और यहाँ हमको इतिहास की ओर देखना पड़ेगा।
भगवान आप शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल वो पहला समय है जब मनुष्य ने प्रकृति से, देवताओं से हटकर अपनी गाथाएं लिखना शुरू किया। रामायण और महाभारत दुनिया के पहले ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मनुष्य का, उसके संघर्षों का, उसके जीवन का वर्णन है। आप वेदों को देख लीजिए, वो सेलेस्टियल जो है बॉडीज की बात करते हैं, वो देवताओं की बात करते हैं, वो जो है बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। मनुष्य का वर्णन पहली बार इन्हीं करते। तो भगवान राम ने जब वनवास ग्रहण किया या उनको वनवास दिया गया तो 15-16 साल की अवस्था थी उनकी, युवा थे। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया वो भी मात्र 15-16 साल के थे, युवा थे। और आदि शंकराचार्य 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना संपूर्ण रचना कर्म, जो हमारे वांग्मय में ज्ञान सिद्धि का जो प्रतीक है, वो सब उन्होंने पूर्ण कर दिए। वेद व्यास जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आपने जो है संपूर्णता अर्जित कर दी, अद्वैत का सिद्धांत उनका आया। और फिर उन्होंने दिग्विजय से आरंभ किया। दिग्विजय यात्राएं आदि शंकराचार्य से पहले केवल राजाओं की होती और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया। शंकराचार्य एक सन्यासी ने दिग्विजय यात्रा की और हजारों लोग उस यात्रा में जुड़े। 16 साल की अवस्था में उन्होंने, और मात्र 32 वर्षों की आयु में शरीर त्याग दिया। आप जिस संस्कृति पे, जिस धर्म पर, जिस व्यवस्था पर गर्व कर रहे हैं, उसके हिस्से हैं, उसको पुनर्स्थापित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। 32 वर्षों की उनकी कुल आयु थी। चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, राजनीतिक क्षेत्र से 24 वर्ष की उम्र में उनका राज्यारोहण हुआ। हमें लगता है कि वो पहले इतने बड़े सम्राट थे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखते। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन मात्र 32 वर्ष मिले टोटल उनको जीवन के, अपने चमत्कारिक गणित के सूत्रों की रचना के लिए। बड़े ही विपन्न परिवार से थे और क्लरिकल जॉब से उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया। आप ऋषि अष्टावक्र की बात करें, देवरिया में बैठे हैं, उसी से आगे थोड़ा सा जनक जी का धाम है। तो किशोरावस्था में से जब उन्होंने आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित किया, अपने पिता सहित बहुत सारे ऋषियों को मुक्त कराया। अष्टावक्र का उल्लेख वैदिक जो है ऋचाओं में बड़े ही जो है आदर के साथ आता है। भगवान भगत सिंह जो है, क्या एज रही? 23 साल की। बिरसा मुंडा शहीद हुए, क्या एज रही? 19 साल की। और चंद्रशेखर आजाद, अक्सर हम भगत सिंह को देखते हैं और चंद्रशेखर आजाद की शहादत को छोड़ देते हैं। जब वो शहीद हुए तो 24 साल की अवस्था थी, 24वें साल में प्रवेश कर गए और 14 साल के बालक थे जब बनारस में बेत खाया था, उन्होंने अपना नाम आजाद बनाया। पूरी पढ़िएगा, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। झांसी की रानी मात्र 19 साल की थी जब उन्होंने रक्त से अपना श्रृंगार किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मूल्य से आप प्लावित युवा, शक्ति का रचनात्मक युवक, जो युवा शक्ति जो है उसका रचनात्मक उपयोग होगा तो सृजन और निर्माण करेगा। तो आज युवाओं की समस्या, हम भाई मोबाइल टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। आप लोग तो उस युग की पैदाइश हैं जो मोबाइल युग कहते हैं और सोशल मीडिया का युग कहते हैं। तो आज के युवाओं में ये शोध है, आप अपना खुद का मूल्यांकन करें तो पाएंगे अकेलापन है, तनाव है और कहीं न कहीं व्यवस्था विरोधी भाव हमारे अंदर रहते हैं। अधीर हम ज्यादा होने लगे। तो इसके पीछे बड़ी समस्या मूल्यों और संस्कृति के बोझ से भी जुड़ी है। जैसे विजय मनोहर तिवारी जी, कुलपति जी बोल रहे थे पलायन की, और फिर वो रिवर्स माइग्रेशन की भी बात कर। आज की व्यवस्था में हमारी मजबूरी है। बहुत पहले जब मुझे बचपन में लोग बताते थे कि देवरिया किस लिए मशहूर है, तो हम कहते 13-14 गन्ना की मिलें हैं, दुनिया किसी और जनपद में शायद नहीं है। आपके खेत में गन्ना लगा और पर्ची आ जाती थी आपके जितना भी रकबा है, जितना भी। आज बताइए कौन से गन्ना की मिल चल रही है? एक हाटा के पास चलती थी, वो भी सुन रहे हैं डामाडोल है। तो ये बड़ी तरह की समस्या है। आपको मजबूरी में माइग्रेशन करना पड़ रहा है और हर जगह नॉन मेशी लोग नहीं हैं जो अपनी पूंजी लगा के
अपना कैरियर दाव भोपाल छोड़कर विदिशा जाना। विदिशा बड़ा पुराना शहर है और महाकवि कालिदास ने जिस वित्रवती के किनारे के सौंदर्य का वर्णन किया है वो विदिशा ही है। विदिशा की बड़ी पवित्र वैष्णव गुफाएं भी हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा ही प्राचीन शहर है। तो कितने सारे लोग इस तरह का नवोन्मेष करते हैं। तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सौभाग्यवश जब हम भारत बोध की बात करते हैं तो हम एक ऐसी संस्कृति की बात करते हैं जो परिवार नामक संस्था के इर्द गिर्द पुष्पित पल्लवित है। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि हाल की कहीं देखा हमने, उसमें आया कि जो अभी कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, हिंदुस्तान की स्टडी थी, वो अपनी सैलरी और इंक्रीमेंट से कंप्रोमाइज करके फैमिली के लिए समय निकाल रहे हैं। उनको अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना, माताजी को हॉस्पिटल ले जाना, पिताजी के लिए चश्मा बनवाना, उसको अब वो प्रेफरेंस देना शुरू कर चुके हैं एक इंक्रीमेंट के ऊपर। तो इसके पीछे क्या है कि जो हमारी जो सांस्कृतिक बुनावट है, जो हमारे पंच महाभूत बना है जिन चीजों से, उसमें परिवार नामक संस्था है बड़ी महत्वपूर्ण। दुनिया में परिवार विलोपित हो रहे हैं, इसलिए दुनिया में जो बड़ी सामाजिक विखंडन आ रहा है, सौभाग्यवश परिवार रूपी संस्था हमारी संस्कृति में अभी भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पीढ़ियों के संघर्ष के बीच जो संघर्ष है उससे अधिक समन्वय पर बात होती है। हमारे यहाँ तो आप 4 आश्रमों की व्यवस्था देखें तो एक अवस्था पूरी करने के बाद वानप्रस्थ हो जाता था, यानी सत्ता परिवार का जो मुखिया होना है वो दूसरे को सौंप दिया जाता था, अगली पीढ़ी को। तो हमने तो समन्वय के साथ अपनी संस्कृति को विकसित किया है, हम उसमें जो है पैदा हुए हैं। तो पीढ़ियों के संघर्ष से अधिक समन्वय पर बात होती है, जहाँ व्यक्ति जो है समष्टि के रूप में देखा जाता है, समाज के हिस्से के रूप में देखता है। नो डाउट चुनौतियां भी हैं, आर्थिक दबाव आज बहुत ज्यादा है, उपभोक्तावादी दबाव है, अपसंस्कृति जो उपभोक्तावाद से जुड़ी उसका प्रसार है, पार्टी की बात हमने की थी। उसके बाद बात 15 जून 2024 की है, जब पत्रकारिता केवल टीआरपी की अंधी दौड़ में हाँफ रही थी। सत्य की आवाज शोर शराबे और स्वार्थ की होड़ में कहीं दबने लगी थी। तब एक वैचारिक बीज ने जन्म लिया। यह विचार उपजा था सरयू किनारे से आए एक छात्र आदर्श तिवारी के मस्तिष्क में। और यह विचार आता भी क्यों नहीं, क्योंकि सरयू की तो तासीर ही है विचारों और चेतना के निर्मल धारा को अनवरत प्रवाहित करना। जून की उस तपती दोपहरी में जब प्रकृति भी अपने असंतुलन पर आक्रोशित थी, आदर्श के भीतर एक गहरा आत्ममंथन चल रहा था। और इसी बेचैनी, इसी वैचारिक मंथन की कोख से जन्म हुआ संतुलन का। यह केवल एक मीडिया संस्थान नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है। यह एक महज समाचार पोर्टल की शुरुआत नहीं थी, बल्कि सत्य, तटस्थता और बुनियाद पर खड़ा एक वैचारिक क्रांति थी। जब संतुलन ने संचार की दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो यह एक औपचारिक शुरुआत से कहीं अधिक तप, संयम और श्रद्धा से भरी एक तीर्थ यात्रा का आरंभ था, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र की शुद्ध सेवा। अपने इस छोटे से सफर में संतुलन ने कदम कदम पर अपनी निष्पक्षता को साबित किया। समय का पहिया अपनी गति से घूमा और आज हम सभी 2026 में इस मुकाम पर खड़े हैं, जहां संतुलन न्यूज अपनी स्थापना के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्व कर चुका है। यह द्वितीय वर्षगांठ महज 2 सालों की कामयाबी का जश्न नहीं है, बल्कि उन मूल्यों की पुनर्पुष्टि है जिससे हमें अपनी आत्मा से अपनाया है। पारदर्शिता, तटस्थता और राष्ट्र सेवा संतुलन का एक आध्यात्मिक संकल्प बन चुका है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां पत्रकारिता ही धर्म है और सत्य इकलौती वाणी। यह यात्रा उस संतुलन की है जो अब केवल सूचनाओं में नहीं बल्कि सोच, विचार, दृष्टिकोण और राष्ट्रबोध में होना चाहिए। यकीनन यह यात्रा प्रेरणादायी है और हमें यह बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। किसी शायर का एक शेर था कि हमें थोड़ी बताया जा रहा है, हमें थोड़ी बताया जा रहा है, अंधेरे को बढ़ाया जा रहा है, कभी हम घर बनाएंगे यहाँ पर, अभी नक्शा बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बुनियाद खड़ी की जा रही है जहां पे ये पूरा संतुलन न्यूज पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और एक वटवृक्ष बनेगा। तो चलिए, ये यात्रा की बात हो गई और हमारे साथ एक
बेहद खास मेहमान भी हैं जो इस यात्रा को अंतिम रूप देंगे। डॉक्टर नवीन तिवारी जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से ज्ञान की बारीकियों को समझकर पूरे भारत में युवाओं को प्रेरित करने का आप कार्य कर रहे हैं। हमारे अध्यापक भी हैं जिनसे लगातार हमें सीखने को मिलता है। मैं चाहूंगा सर कि आप आभार ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु और संतुलन न्यूज नेटवर्क के प्रिय आदर्श तिवारी जी। यह एक सुखद अवसर है। सबसे पहले जब आदर्श ने मुझसे चर्चा की कि सर इस विषय पर आपको आभार ज्ञापित करना है, तो दरअसल मेरी यात्रा कहीं की तय थी और उसको स्थगित करके फिर हमने इस कार्यक्रम को सुन रहा हूं। और जब मैं माननीय सांसद महोदय को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे विद्वान लोग भी संसद में बैठते हैं और उनके पास अपना विजन है और उस विजन के साथ वह अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ ही युवाओं को जोड़कर और उन गांवों में जिन गांवों को लेकर के समाज ने कहा, जब वेदों में चर्चा की जाती है तो लोग कहते हैं कि मूलवासी और स्थानीय शब्द का जब आजकल का चलन आ गया है, मूलवासी स्थानीय शब्द का, पर वेदों में 3 प्रकार के लोग बताए गए थे। एक नगरवासी, ग्रामवासी और अरण्यवासी। लेकिन बाद के दिनों में लोगों ने मूलवासी, मूल निवासी, आर्य, द्रविड़ और कई प्रकार की थ्योरीज दी। तो उस भारत बोध को लेके, भारत बोध यानी कि भारत को जानो, भारत को मानो। भारत बोध वही है जो भारत है और भारत क्या है? ज्ञान की रथ है, वो भारत है। और भारत की दृष्टि ये कहती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि एकात्मता, जो सभी को एक भाव में देखता हो, वह सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात कर। स्वामी विवेकानंद बात करते हैं अमृतस्य पुत्रम। वह कहते हैं कि वयम अमृतस्य पुत्रम, यानी हम अमृत के पुत्र हैं। वह मनुष्यों के बारे में कहते हैं। भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें वह कहता है कि संवेदनशीलता भारतीयता की पहचान है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसमें भारत कहता है कि वेदों में जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है या हमको कुछ भी ग्रहण करना है तो वह भोजन को प्रसाद के रूप में प्राप्त करना है। और भारत कहता है योग कर्मसु कौशलम, यानी परिपूर्णता। भारत की यह दृष्टि ही दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाती है। विश्व गुरु भारत था, है और आज भारत की दृष्टि स्पष्ट रूप से पूर्णतः अब युवाओं पर निर्भर है। आज माननीय संसद महोदय ने जो कहा कि भारत की यश पताका फहरा रही है और अमेरिका में वो संवाद कर रहे हैं और उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जहां भारत की चर्चा हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इस स्थान पर इतने सारे विद्यार्थियों का जुड़ना, इतने सारे शोधार्थियों का जुड़ना एक गौरव का विषय है और बहुत अच्छा प्रयास आदर्श जी ने किया है। मैं सर्वप्रथम सांसद महोदय का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण समय के दौरान संस्थान के लिए समय निकाला और युवाओं के बीच में उन्होंने संवाद किया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु और हमारे अभिभावक, जिनकी प्रेरणा से हम सभी पुष्पित और पल्लवित होते रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो प्रयोग करके दिखाया, भारत कहता नहीं भारत करता है और उदाहरणों से ही भारत स्थापित होता है और यही भारत बोध है। ऐसे महान कुलगुरु का, ऐसे महनीय व्यक्तित्व का इस कार्यक्रम में जुड़ना हम सभी के लिए गौरव की बात थी। मैं माननीय कुलगुरु जी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही विद्वान पत्रकारिता जगत के विद्वान वक्ता प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र जी ने भारत का युवा क्या चाहता है और भारत के युवाओं की क्या दृष्टि है उस पर स्पष्ट रूप से यहाँ विचार रखे और उन्होंने बताया कि भारत के युवाओं को जब एक दूसरी ओर भटकाने का प्रयास हो रहा है, उस समय भारत के युवा बहुत तेजी से आगे बढ़कर और भारत का यश पताका फहरा रहे हैं। चाहे वो वैभव सूर्यवंशी के रूप में हो, चाहे वह प्रज्ञानंद के रूप में हो, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, वह भारत को स्थापित कर रहा है। ऐसे विद्वान महनीय व्यक्तित्व का जुड़ना हमारे लिए गौरव का पल है। हम राघवेंद्र मिश्र जी का आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़े माननीय अच्युतानंद मिश्र जी का,
जो उपलब्ध हम सबको सुनते रहे और उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। साथ ही इस पटल पर जुड़े देश भर से सभी शोधार्थियों, विद्यार्थियों का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर पूरी चर्चा सुनी है और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं संतुलन न्यूज नेटवर्क के आदर्श जी और उनकी पूरी टीम को आभार प्रकट करता हूं कि यह केवल एक श्रृंखला न रहे और आगे निरंतर यह चलता रहे। यह विमर्श राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए, पूरे देश के युवाओं को सही दिशा मिलनी चाहिए और इस दिशा में आप का प्रयास, प्रियांशु जी का प्रयास एक महनीय प्रयास है। निरंतर यह प्रगति करते रहें। शुभकामनाएं, आभार। और इसी के साथ संतुलन विमर्श 2026 का यह औपचारिक सत्र यहाँ पर संपन्न होता है। संतुलन न्यूज की आगामी स्वर्णिम भविष्य की ढेरों शुभकामनाओं और आप सभी के गरिमामयी उपस्थिति के साथ मैं प्रियांशु आप सभी से विदा लेता हूं। कल के लिए आप सभी इसी समय पर इसी लिंक से जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी स्वयं सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का